इस बार हवा पहले से भी ज्यादा शीतल थी, जो रूह तक सुकून दे जाए। अमृता मुस्कुरा उठी और तस्वीर को उसने एक दफा फिर चूम लिया। बाहर राहुल जी ने किसी से फोन पर बात की और सामने बैठी गायत्री जी टकटकी लगाए बैठी। अचल किचन से ही हॉल में कान लगाए प्रीत्य जी और लक्ष्मी को सुनाते हुए बोले, वो लोग निकल गए हैं। अगर जाम नहीं मिला रास्ते में तो 1 घंटे में वो लोग यहाँ होंगे। उनके इतना कहते ही सबके चेहरे खुशी से खिल गया, और खुशी हो भी क्यों ना, उस घर की बड़ी बेटी अमृता भारद्वाज को देखने आज लड़के वाले जो आने वाले थे। देखना दिखाना तो बस नाम का था, रिश्ता तो दोनों परिवारों ने मिलकर पहले ही तय कर दिया था, जिसके लिए अमृता भी अपनी मंजूरी दे चुकी है। आज ये देखने का प्रोग्राम तो बस इसलिए रखा है ताकि लड़का लड़की मिल ले, एक दूसरे को जान ले। बाकी शगुन की रस्म भी आज करके ही लड़के वाले जाएंगे। शगुन में लड़के को देने के लिए सोने की चैन लाने गया विपुल, जो अभी अभी दरवाजे से अंदर घुसा था। उसने जब राहुल जी की बात सुनी तो वो भी खुश हो उठा। आखिर आज उसकी लाडली बहन का शगुन होने वाला था। ये था इंदौर शहर का जाना माना परिवार, उद्योगपति राहुल भारद्वाज, जो कि उस शहर के जाने माने हस्ती थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी से जीते थे। उनकी पत्नी प्रीत्य भारद्वाज एक कुशल गृहिणी। राहुल जी तो अधिकतर अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, तब प्रीत्य जी अकेले घर को बड़े अच्छे से संभालती थी। स्वभाव में हर माँ की तरह कभी प्यार कभी डांट पर बहुत सीधी और सरल थी। राहुल जी की मां गायत्री भारद्वाज लक्ष्मी पाठ ही उनकी जिंदगी थी। दिन भर उनकी कंठी माला उनके हाथ में ही रहती थी। राहुल जी के बराबर ही हमेशा प्रीत्य जी को भी उन्होंने प्यार और अपनापन दिया। राहुल जी के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा विपुल भारद्वाज, उम्र 28, सिविल इंजीनियरिंग की थी विपुल ने, और अब अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाता है। राहुल जी ने भी उसे कभी रोक नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि जो दिल करे वही काम करना चाहिए। लक्ष्मी भारद्वाज विपुल की पत्नी, दोनों की लव मैरिज थी। पेशे से एक वकील, सबसे घुल मिलकर रहने वाली, हंसमुख स्वभाव की भारद्वाज परिवार को बहुत जल्द ही उसने अपना बना लिया। अमृता भारद्वाज घर की बड़ी बेटी, उम्र 26, विपुल से 2 साल छोटी, पेशे से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट। इंदौर के एक बड़े से हॉस्पिटल में उसका खुद का क्लिनिक है। अचल भारद्वाज घर में सबसे छोटी, उम्र 23, अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। बड़ी फैशन डिजाइनर बनने का सपना है। सबकी लाडली और एक नंबर की शैतान। अरे सुनती हो? राहुल जी ने आवाज लगाई तो प्रीत्य जी किचन से बाहर आती हुई बोली, जी कहिए। अनीशा को तैयार कर दो, 1 घंटे में वो लोग आ जाएंगे। मेरी गुड़िया को बिल्कुल राजकुमारी की तरह तैयार करना। राहुल जी ने नम आंखों से कहा तो प्रीत्य जी अपनी आंखों में आई नमी पोंछते हुए अमृता के कमरे की ओर बढ़ गई। अनीशा बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जा, लड़के वालों का कॉल आया था, वो लोग निकल चुके हैं। 1 घंटे में वो लोग आ जाएंगे। दरवाजे को ठकठकाते हुए उन्होंने कहा तो अंदर से अमृता ने कहा, जी माँ। कमला दरवाजा खोला ना, आज आपको मैं तैयार करूंगी। अचल खुशी से चहकते हुए बोली तो अपने हाथ में पकड़ी राज की तस्वीर को पास ही टेबल पर रखी डायरी में रखकर अमृता ने अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए झूठी मुस्कान ओढ़ी और दरवाजा खोला। अच्छे से तैयार होना गुड़िया, उसके गाल प्यार से छूते हुए प्रीत्य जी ने कहा तो अमृता ने बस सर हिला दिया। कमला बिल्कुल परियों के जैसे तैयार करूंगी, आप जाओ, अचल ने कहा और अमृता को जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले आई और पलंग पर बिठाते हुए बोली, कमला आप ना यहाँ बैठी, आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ।
अमृता बस सर हिलाकर रह गई और अचल चहकते हुए कपड़े पसंद करने लगी। विष्णुल बेटा, अनीशा को ले आओ। ये गायत्री जी थी। इस वक्त सभी हॉल में मौजूद थे सिवाय अमृता और अचल के, क्योंकि अमृता को हॉल में लाने की जिम्मेदारी अचल ने अपने नाजुक कंधों पर उठाई थी। श्री सीटर सोफा पर रानी जी, लड़के की मां अंजलि जी, दादी और सुभाष जी, लड़के के पिता, बैठे थे वहीं। एक तरफ सिंगल सीटर पर मनोज, लड़के का भाई, बैठा था। रीन की, लड़के की भाभी, एक सिंगल साथेर पर गोद में अंशु और रीन की का 2.5 साल का बेटा को लिए बैठी थी। लड़का एक तरफ स्पेशल सोफे पर बैठा था। शायद यूं सबके बीच थोड़ा असहज था, इसलिए अपनी असहजता को छुपाने के लिए उसने नजरें फोन में गड़ा रखी थी। लेकिन जैसे ही गायत्री जी ने अचल को आवाज लगाई, उसने सर उठाकर इधर उधर देखा जैसे कुछ कंफर्म कर रहा हो। अनीशा, वो यहाँ कैसे हो सकती है? शायद कोई और होगी, खुद से उसने कहा और वापस नजरें फोन में गड़ा ली। किससे पूछता कि क्या ये वही अनीशा है या कोई और। उसे रिंकी ने दी थी तस्वीर लड़की की, उस तस्वीर के साथ उसकी प्रोफाइल भी थी, मगर उसने बिना देखे ही हाँ कर दिया। देखकर करता भी क्या, परिवार वाले चाहते थे कि वो शादी कर ले। जिससे उसने प्यार किया वो मिल ना सकी तो बस उसने सोच लिया था कि उसका परिवार जिससे कहेगा उससे वो शादी कर लेगा। नीरज बेटा, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? ये लीजिए, हमारे यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत मशहूर है। प्रीत्य जी ने नीरज की ओर कचौड़ियों की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। जी आंटी, उन्होंने इतने प्यार से कहा कि नीरज मना नहीं कर पाया। नीरज सिंघानिया भोपाल का मशहूर डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, उम्र 28 साल, भोपाल में उसका खुद का हॉस्पिटल है। स्वभाव में शांत और थोड़ा शर्मिला, जल्दी किसी के साथ सहज नहीं हो पाता है। लो आ गई हमारी अनीशा। लक्ष्मी ने कहा। यो सबकी नजरें उस ओर बढ़ गई जिधर से अचल अमृता को लेकर आ रही थी। एक बार फिर अनीशा सुनकर नीरज को अजीब सा लगा। दिल में एक शोर से उठा, क्या ये वही है? ये सवाल उसका दिल कर रहा था, जिसका जवाब पाने के लिए हिम्मत करके उसने सर ऊपर कर उस ओर देखा जिधर सब देख रहे थे। उसकी आंखें हैरानी के साथ फैलते हुए एक शदीद सुकून के साथ सिकुड़ गई। अब तक नीरस और बेजार सी लगने वाली दुनिया खुशनुमा और गुलजार हो उठी थी। एक पल में ही सारी असहजता गायब हो गई और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी। आज 4 साल बाद सामने थी वो। हाँ, ये वही थी पर थोड़ी अलग। वो जिस अनीशा को जानता था ये वही थी, पर उस जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस अनीशा ने कभी जीन्स के अलावा सूट पहना ही नहीं और ये अनीशा गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी में लिपटी थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। अब तक उसे नीरज ने जीन्स या फिर दूसरे वेस्टर्न आउटफिट में देखा था। पहली बार आज वो साड़ी में दिखी, किसी अप्सरा की तरह लग रही थी वो। साँचे में ढला उसका बदन उस साड़ी में फब रहा था। बालों का खूबसूरत सा जुड़ा जिसमें फूलों का गजरा लगा था, जिसकी खुशबू पूरे हॉल को सुगंधित कर रही थी। गले में सोने की एक चैन और कानों में सोने की बूंदें। माथे पर छोटी सी गुलाबी रंग की बिंदी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी था। ये भी नीरज के लिए चौंकाने वाली बात थी कि सादगी पसंद करने वाली अनीशा ने मेकअप किया था, मगर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इतनी कि नीरज सब कुछ भूलकर बस उसे एक तक निहारता रह गया। पास बैठी उसकी भाभी रिंकी उसके यूं अनीशा को देखने पर उसे छेड़ रही थी, मगर नीरज को जैसे ना कुछ और सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई दे रहा था। अमृता नजरें झुकाए होले होले आगे बढ़ रही थी। ये तो सिर्फ वही जानती है कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही है।
मन में बहुत सारी उलझन थी और दिमाग वो तो जैसे उन उलझनों में बुरी तरह उलझा हुआ था, किसी रोबोट की तरह। जैसे जैसे अचल कह रही थी वैसे वो कर रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह प्लास्टिक स्माइल थी, जिसे जबरदस्ती अपने चेहरे पर बनाए रखना भी उसके लिए काफी दर्द भरा था। उसने एक बार भी नजर उठाकर सामने नहीं देखा। देखकर करती भी क्या, किसी से किए वादे को निभाने के लिए उसे आगे बढ़ना था। सो परिवार वालों की मर्जी के लड़के से शादी के लिए उसने हाँ कर दिया। लड़के की तस्वीर देखने की या उस लड़के को देखने की उसे कभी इच्छा हुई ही नहीं। रानी जी और अंजलि जी ने उसे अपने पास बिठा लिया था। वो खुद में ही सिमटी हुई, सर झुकाए अपने अंदर चल रहे तूफान से जूझ रही थी। इस बीच नीरज की नजरें एक लम्हे के लिए भी उस पर से नहीं उठी। बहुत कुछ चल रहा था नीरज के मन में भी, जैसे अनीशा यहाँ कैसे, क्या उसे पता है कि उसकी शादी नीरज से तय हुई है? और सबसे बड़ी बात, अनीशा इस शादी के लिए राजी कैसे हो सकती है, जबकि वो अनीशा ही थी जिसने कॉलेज में नीरज के प्यार को ठुकराया था। ऐसा नहीं है कि उसने बेइज्जत करके इनकार किया था या कुछ गलत कहा था। नहीं, वो किसी और से प्यार करती थी और यही बात बहुत आराम से उसने नीरज को बताई थी, जिसके बाद नीरज ने खुद अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन हाँ, वो कभी अनीशा को भूल नहीं पाया, ना कभी किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर पाया। आज भी जब वो शादी के लिए राजी हुआ है तो सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए। रानी जी और अंजलि जी कुछ कुछ बातें कर रही थी आयस से, कुछ छोटे मोटे सवाल जवाब जिनका सर झुकाए वो नापे तुले शब्दों में जवाब दे रही थी। नीरज के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि जिस अनीशा के बचपने और अलहड़पन से उसे प्यार हुआ था, वही अनीशा इतनी शांत सी बैठी है, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। वो शब्दों का इस्तेमाल इतने सोच समझकर कर रही है, जिसे बात बेबाक हमेशा मुस्कुराने की आदत थी। उसकी मुस्कुराहट नीरज को झूठी लग रही थी। रिंकी भी उससे बातें कर रही थी, या यूं कह लो को नीरज के इस तरह अनीशा को देखने पर वो अनीशा को छेड़ रही थी, जिस पर अनीशा बस दिखावे के लिए हल्का सा मुस्कुराई। बेटा अनीशा, सबको चाय दो, प्रीत्य जी ने कहा। जी माँ, सर झुकाए धीरे से उसने कहा और चिनीमिट्टी की बहुत सुंदर सी केतली में से कप में चाय निकालकर उसने सबको चाय दिया। जो लड़की कोई काम बिना गिरे पड़े कभी नहीं करती थी, आज उस लड़की को हर काम बिल्कुल सलीके से देखना नीरज के लिए कुछ कम हैरान कर देने वाला नहीं था। थोड़ी देर की बातों के बाद अंजलि जी बोली, अब बच्चों को बात करने देते हैं, यहाँ हम बड़ों के बीच दोनों शर्मा रहे होंगे। जी, जैसा आप कहें बहन जी, गायत्री जी ने कहा और अचल से बोली, सोम, अनीशा और जीजाजी को अनीशा के कमरे में ले जाओ, दोनों थोड़ी देर बातें कर लेंगे। जी दहू, अचल अपनी एवरग्रीन स्माइल के साथ बोली। अमृता का हाथ पकड़कर उठाते हुए उसने नीरज को देखकर कहा, चले जीजाजी, अकेले में अपनी होने वाली से पर्सनल टॉक्स कर लीजिएगा, मैं पक्का आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल आपकी एक लोती भोली भाली साली जो हूँ। जीजाजी सुनकर नीरज झेप गया था, ऊपर से उसकी बातें भी ऐसी ही थी कि शर्मिला सा नीरज शर्माने को मजबूर हो गया। अमृता ने अचल को घूरकर शांत होने का इशारा किया। नीरज झेंपते हुए उनके पीछे चल रहा था। हाँ, बात तो उसे भी करनी थी, बहुत कुछ पूछना था। उस खामोश चेहरे के पीछे बहुत कुछ नजर आया था उसे, जिसके बारे में वो अमृता से जानना चाहता था। उसकी इस खामोशी को समझना चाहता था, उसकी झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द से रूबरू होना चाहता था। अचल ने अमृता को बेड पर बिठाया और नीरज का हाथ पकड़कर अमृता के पास बिठाते हुए बोली, आप दोनों बातें करिए, मैं बाहर हूँ और हाँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी।
जीजाजी अब कमला के सामने भी शर्माने मत लगिएगा। वो क्या है ना, मेरी कमला शर्माने के मामले में आपसे